Hello, my dear students. How are you all? So, welcome to Shoini's Bio Book, and this is part 5 of the chapter Fundamental Unit of Life. In the previous video, we have talked about why animal cells doesn't need cell wall or doesn't possess cell wall, but plant cell have them. Now, in that video, I have used a term osmosis. How many of you noticed that? I have used the term osmosis. That was also related to the answer of that question. What did I say in that video? I said that during osmosis, when lots of water enters the plant cell, the cell wall bears the pressure and prevents the cells from bursting. And the term osmosis was mentioned by me as entering of water in the cell. Now let's break down the term osmosis. What does it actually mean and what are the types of osmosis? So let's go to them. So we will talk about the term osmosis. Now osmosis is one type of transport. Okay, so osmosis is one type of transport. Now the transport is passive type of transport. Now what does this mean? Transport can be of two types. One is active transport and one is passive transport. In case of active voice and passive voice, you have heard that in case of active voice we use something like someone is actively doing a work, like in active voice we say he is doing homework. And in case of passive voice, what did we say? We say the homework is being done by him. Now if homework is like the transport, so in the first case someone is doing the homework, so the transport is something that is actively being done by someone else. Now in the second case, homework if it is the transport, so transport is being done, जिसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हो जाना. इन द फर्स्ट केस किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होमवर्क को करना, लाइक द ट्रांसपोर्ट को करना. इन द सेकेंड केस ट्रांसपोर्ट अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है, जैसे कि वो हो जा रहा है. दैट इज़ द सेम केस इन केस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज़ समथिंग नीडेड टू पुश द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट इज़ नॉर्मली डन, ऑटोमेटिकली डन. सपोज़ आप सोचो कि एक गाड़ी में, कोई भी ट्रक में कोई चीज़ें लोड हो रहा है. अब अगर वो ट्रक की जो हिस्सा है पिछले का, वो अगर ऐसे कुछ ट्रे उसने निकाला हुआ है अपनी बॉगी से, जहाँ से कुछ बॉक्सेस ऊपर जाने को है, लोड होना है ट्रक में, ठीक है ना, कुछ बॉक्सेस लोड होना है इस ट्रक में, और उन्होंने ऐसा कुछ लगाया हुआ है जो कि अपराइट डायरेक्शन में उसको धकेल के हमको वो बॉक्स को ट्रक के अंदर डालना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आदमी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी उनको धक्का देना पड़ेगा, उनको पुश करना पड़ेगा इन बक्से को अंदर डालने के लिए. लेकिन आप सोचो अगर ये लोग जो डाल रहे हैं, जो लोग सामान, वो अगर एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं और ऐसा कुछ डाउनवर्ड्स उनको बॉक्स डालना पड़ रहा है. सपोज़ वो लोग एक ऊंची जगह पर है जहाँ से ये बॉक्सेस आ रहे हैं और ऐसे बॉक्सेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको कोई एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप ये नीचे पुश होके ही आ जाएगा, नीचे पुल डाउन हो जाएगा ये. तो यहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेंडिचर नहीं करनी पड़ेगी. तो ये जो जहाँ पर एनर्जी की लॉस नहीं हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं पैसिव काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और जहाँ पर एनर्जी की एक्सपेंडिचर हो रहा था, जब नीचे की तरफ से उनको पुश करके बॉक्सेस को डालना पड़ रहा था, तब वो था उनका एक्टिव स्टेट, उनको एक्टिवली काम करना पड़ रहा था, उनको एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था. यानी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर देयर इज़ नीड ऑफ एनर्जी, or energy is needed to do that kind of transport. But what is in case of passive transport?
In case of passive transport, there is no need of external energy. No need of energy. तो यही डिफरेंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में. अब अगर बात की जाए ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस को हमने क्या कहा? ऑस्मोसिस को हमने कहा कि ये एक तरह की पैसिव ट्रांसपोर्ट है. यानी हम कह सकते हैं देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो एनर्जी इज़ नीडेड. कोई अलग से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को रन कराने के लिए. अब ये ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये तो हमने जान लिया. अब इस ट्रांसपोर्ट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या है और कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब ये ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ हो रहा है. आप मान लो एक ऐसा कोई बाउल मान लो या कोई भी आप बीकर ले लो, उसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है, दैट इज़ द सॉल्वेंट, और इन केस ऑफ दिस सॉल्वेंट है वाटर. ओके उसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है. मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 लिख देती हूँ. तो फर्स्ट जो लिक्विड है उसमें आप मानो अपने शक्कर डाला हुआ है बहुत ज़्यादा. तो ये ऑरेंज कलर का ये मैं क्या बना रही हूँ, शक्कर यानी शुगर. ठीक है ना. तो शुगर का कंसंट्रेशन नंबर 1 जो लिक्विड है उसमें बहुत ज़्यादा है और जो नंबर 2 लिक्विड है उसमें कम है. तो ये दोनों ही सॉल्यूशन है. ठीक है ना. किस चीज़ का सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर, इन दोनों चीज़ों से ये सॉल्यूशन बना हुआ है. और इन केस ऑफ दिस जो शुगर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. ये सब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में. तो इन केस ऑफ नंबर 1 ग्लास देयर इज़ मोर सॉल्यूट्स. सो नंबर 1 ग्लासेस कंसेंट्रेशन इज़ हायर. नंबर 1 जो सॉल्यूशन है उसका कंसेंट्रेशन हाई है और नंबर 2 जो ग्लास है, नंबर 2 जो पोर्शन है उसका कंसेंट्रेशन लो है क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूट यानी शुगर कम है. तो अब ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में होगा वाटर यहाँ से यहाँ आएगा. कौन आएगा, वाटर आएगा. यानी जहाँ पर वाटर कम है सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर हम वाटर को ज़्यादा डालेंगे ताकि दोनों जगह की कंसेंट्रेशन सेम हो जाए. नंबर 1 पोर्शन और नंबर 2 पोर्शन की कंसेंट्रेशन को सेम करने के लिए वाटर नंबर 2 से नंबर 1 की तरफ मूव करेगा. यानी जहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ मूवमेंट होगा सॉल्वेंट की. लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स की तरफ वाटर की मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस. चलिए एक बार लिख भी देती हूँ. सो ऑस्मोसिस इज़, मैं एक बार इसको साफ कर लूँ फिर लिखती हूँ. सो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पर सॉल्वेंट था वाटर. आप इसको नॉर्मली मूवमेंट ऑफ वाटर भी लिख सकते हो. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स to the higher concentration of solutes. lower concentration of solutes से higher concentration of solutes की तरफ जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है ना. अब प्लांट सेल में जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो क्या हो रहा था, बाहर से वाटर अंदर एंटर कर रहा था. और ये सिचुएशन कब होगा, जब हम कोई भी प्लांट सेल की बाहर का जो एनवायरनमेंट है सेल की बाहर का, वहाँ का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तभी ये होगा. अगर ये पोर्शन प्लांट का सेल होता है, यहाँ पर पानी आ रहा है बाहर से, तो बाहर में डेफिनेटली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है. तो अगर सेल की बाहर का कंसंट्रेशन लो होगा सेल से, तो ही बाहर से पानी अंदर आएगा.
और मानो अगर उल्टा हो गया, सेल का जो कंसेंट्रेशन है उससे बाहर के एनवायरनमेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो सेल से पानी बाहर चला जाएगा। इस बेसिस पर हम ऑस्मोसिस को दो तरह की, दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो दो ग्रुप्स क्या है? ऑस्मोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज एंडोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस इन शॉर्ट, और दूसरा जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस, इन दोनों में क्या भेद है देख लेते हैं। चलो, एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। यानी एंडो में क्या हो रहा है, पानी सेल की अंदर आ रहा है, वाटर इज एंटरिंग इनटू द सेल इन केस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो पानी यानी जो सेल सैप है वो सेल के अंदर से बाहर जा रहा है। तो एक्सोऑस्मोसिस मीन्स एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू द आउटर एनवायरनमेंट, और एंडोऑस्मोसिस मीन्स एंटरिंग, वाटर इज एंटरिंग इनटू द सेल। ठीक है ना? तो अगर वाटर एंटर करेगा तो सेल का क्या नतीजा होगा, सेल फूल जाएगा, इट स्वेल्स अप। और अगर वाटर बाहर जाएगा तो क्या कंडीशन होगा, श्रिंक्स, द सेल विल श्रिंक। सो द सेल श्रिंक्स इन केस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस व्हेन वाटर इज गोइंग आउट, and the cell swells up in case of endoosmosis when the water is entering into the cell. I hope this is clear to you all. अब जब देखो आप, ये एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन है आउटर एनवायरनमेंट की वो लो है और अंदर हाई है, तभी वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इन केस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस वाटर बाहर जा रहा है, यानी वाटर का ज़रूरत बाहर है, तो बाहर वाटर कम है, यानी बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है सॉल्यूट का, इसीलिए वाटर बाहर जाएगा दोनों जगह के कंसंट्रेशन को सेम करने के लिए। तो इन केस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस द आउटर एनवायरनमेंट कंसंट्रेशन इज हायर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन से अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब एक्सोऑस्मोसिस होगा, और अगर बाहर के कंसंट्रेशन से अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंडोऑस्मोसिस होगा। तो इन शॉर्ट, जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वाटर वहाँ पर मूव करेगा, जहाँ सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, यानी सॉल्यूट्स जो शुगर हो, नमक हो, कुछ भी हो, अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर में, वो अगर उसका कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर ही पानी आएगा उसको ठीक करने के लिए, उसको सेम बनाने के लिए। तो यही माजरा है ऑस्मोसिस का। अब यहाँ पर दो और टर्म्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वो टर्म्स क्या है? एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो यानी कम, तो इसका मतलब क्या है? जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है किसी दूसरे सॉल्यूशन के मुताबिक, उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर एक प्लांट सेल को हमने एक ऐसी सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है जहाँ का कंसंट्रेशन उस सेल से कम है, यानी दिस सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक इन कंपैरिजन टू द प्लांट सेल। ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने सेल को डाला हुआ है, ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा? पानी जो है वो क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन बाहर का कम है तो पानी किधर से किधर आएगा? पानी अंदर आएगा बाहर से, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है। तो बाहर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर से पानी अंदर आ रहा है, टू मेक द टू कंसंट्रेशन सेम। अब एक दूसरा जो टर्म है वो क्या है? वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी जस्ट द ऑपोजिट, यानी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब अगर किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को, कुछ भी मान लो आप, एनिमल सेल में भी होता है ऑस्मोसिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। तो अगर मान लो एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, तो हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज़्यादा है सेल से, तो पानी क्या होगा? सेल के अंदर से बाहर आएगा पानी, यही होगा। तो यहाँ पर पानी बाहर आ रहा है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सऑस्मोसिस। पानी बाहर आ रहा है तो एक्सऑस्मोसिस तभी कहेंगे हम जब पानी बाहर आता है सेल से। और एक्सऑस्मोसिस का कंडीशन क्या होता है? व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
the water from the cell comes out to the environment and this is known as exosmosis and as a result the cell will shrink क्योंकि पानी बाहर चला गया सेल से. That's all. और in case of हाइपोटोनिक क्या हो रहा है यहाँ पर? एंडोस्मोसिस हो रहा है क्योंकि पानी अंदर जा रहा है. तो when the cell is placed in hypotonic solution, that means the concentration is lower in the solution. तो तब क्या होगा? The water will move into the cell from outside. As a result, the cell will swell up. सेल जो है वो फूल जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे? एंडोस्मोसिस कहेंगे. That's all about osmosis. तो ये जो osmosis है, it is a very important phenomenon. प्लांट जो रूट से जो पानी एब्जॉर्ब करता है ना, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट्स थ्रू ऑस्मोसिस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट की जो रूट्स है वहाँ पर जो सॉल्ट है उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है बाहर के मुताबिक. बाहर जो पानी होता है तो अगर अंदर ज़्यादा होगा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, मिनरल्स का कंसेंट्रेशन अगर रूट्स में ज़्यादा होगा तो रूट्स की जो बाहर का एनवायरनमेंट है सॉइल के, वहाँ से पानी रूट्स के अंदर एंटर करेगा. इट विल बी नेम्ड एज एंडोस्मोसिस. तो यही मैकेनिज्म होता है जिससे प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है अबाउट ऑस्मोसिस. ये आपकी बुक में भी ऑस्मोसिस के बारे में लिखा हुआ है, जो कि ऑस्मोसिस टर्म मैंने पिछले प्रीवियस सेशन में आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना लिया टू डिस्क्राइब द ऑस्मोसिस. अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स वाई आई आस्क यू टू कमेंट डाउन इफ देयर इज एनी डाउट. अगर आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा और तभी मैं आपको वो कन्फ्यूजन आपका जो है वो क्लियर कर पाऊंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगले सेशन में मिलते हैं जहाँ पर हम बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके बारे में जानेंगे और बाकी सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ दो और टर्म्स भी हम जानेंगे. वो टर्म्स क्या होंगे? वो टर्म्स होंगे, एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल. ये हम सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानने के बाद ये दो टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है ना? फिलहाल दिस वीडियो एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.